सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था और सुबह की धुंधली रोशनी एक छोटे से गांव पर छाई हुई थी। एक खपरेल की छत वाले घर की पुरानी रसोई में 70 साल के एक बुजुर्ग राम प्रसाद जी कुछ तैयारी में लगे हुए थे। उनके पतले कठोर हाथ बगीचे से ताज़ी तोड़ी हुई सब्जियों के गुच्छों को धीरे धीरे एक बड़ी टोकरी में सजा रहे थे। पालक के हरे भरे गुच्छे, कुछ चमकदार बैंगनी बैंगन और कुछ छोटी लौकियां बड़े करीने से रखी हुई थीं, जो बाजार में बिकने के लिए तैयार थीं। राम प्रसाद जी का जीवन कोई बहुत शानदार नहीं था। इस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी काम करना चाहते थे। थोड़ा काम करके मन भी लगा रहता और बच्चों की मदद के लिए कुछ पैसे भी आ जाते। जब भी कोई उन्हें आराम करने की सलाह देता तो वह खुद से यही कहते। वह छोटे से घर में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का बहुत पहले देहांत हो गया था और उनके सभी बच्चे काम के लिए दूर चले गए थे। हर सुबह वह जल्दी उठते, अपनी पुरानी साइकिल पर सब्जियों की टोकरी लादकर बाजार के लिए निकल पड़ते और व्यापारियों की हलचल भरी जिंदगी में घुल मिल जाते। उनके लिए बाजार सिर्फ रोजी रोटी कमाने की जगह नहीं थी, बल्कि अपने पुराने दोस्तों से बात करने और साथ में रात्रि के अगर साल कोई बाजार के लिए इसला कर मिलने जुलने की जगह भी थी। उस सुबह भी हर दिन की तरह रामप्रसाद जी ने सब्जियों की टोकरी को ध्यान से जांचा, उसे अपनी सालों पुरानी साइकिल पर रखा और सड़क पर निकल पड़े। सुबह की ठंडी हवा उनके झुर्रियों वाले चेहरे को छू रही थी, लेकिन उनके दिल में एक गर्माहट थी। जब वह बाजार के पास बड़ी सड़क से गुजर रहे थे तो राम प्रसाद जी ने सावधानी से अपनी साइकिल का हैंडल पकड़ा और पास पास खड़ी कारों के बीच से गुजरने लगे। अचानक जब वह एक छोटी गली में मुड़ने वाले थे तो उनकी साइकिल लड़खड़ा गई। एक टक्कर की आवाज़ आई जिससे वह चौंक गए। साइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उनकी सब्जियों की टोकरी नीचे गिर गई। कुछ पालक के गुच्छे और कुछ अंडे सड़क पर बिखर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली चमचमाती कार किनारे खड़ी थी, जिसके दरवाजे पर एक लंबी खरोंच साफ दिख रही थी। राम प्रसाद जी एक पल के लिए सन्न रह गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, दर्द से नहीं बल्कि डर से। कार बहुत महंगी लग रही थी और वह जानते थे कि उनसे एक बड़ी गलती हो गई है। हे भगवान, यह मैंने कैसी महंगी गाड़ी से टकरा दिया। वह बड़बड़ाए, उनके कांपते हाथ जमीन पर बिखरी सब्जियों को उठाने लगे। जब वह इसी उलझन में थे, कार का दरवाज़ा खुला और एक अच्छे कपड़े पहने नौजवान नीचे उतरा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कार पर लगी खरोंच को देखा और फिर राम प्रसाद जी की ओर मुड़ा। बुढ़े, यह क्या किया तुमने? उसकी आवाज़ तेज और कठोर थी, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों का ध्यान उस ओर खिंच गया। राम प्रसाद जी ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो, मैं हरसाना भर दूंगा। हरसाना तुम हरहाना भर पाओगे। जानते हो ये कार कितने की है? उस नौजवान ने उनकी बात काट दी। उसकी आवाज़ और भी तेज हो गई। सड़क पर चलने वाले लोग रुककर उस बहस को देखने लगे। राम प्रसाद जी का चेहरा शर्म और चिंता से लाल हो गया। उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी साइकिल का हैंडल फिसल गया था। तुम बस बता दो कि इसे ठीक कराने में कितना खर्च आएगा, मैं पैसे जमा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उनकी माफ़ी से वो आदमी और भी चिढ़ गया। वो आगे बढ़ा और उनकी ओर उंगली उठाते हुए बोला, पैसे जमा करोगे? कब तक जमा करोगे? गलती तुम्हारी है तो तुम्हें ही भुगतना होगा। बूढ़े हो गए हो, घर पर आराम नहीं कर सकते, सड़क पर आकर दूसरों को परेशान करते हो। ये शब्द राम प्रसाद जी के दिल में चाकुओं की तरह चुभ गए। वह बस सिर झुकाए रहे। उनके कांपते हाथ टूटे हुए अंडों और बिखरी हुई सब्जियों को उठाते रहे। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच पीछे से
एक महिला की आवाज़ आई, इतना शोर क्यों हो रहा है? अगर कोई बात है तो ठीक से कहो। एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? सभी की नजरें उस ओर मुड़ गईं। एक शालीन अच्छे कपड़े पहने महिला कार के पीछे से उतरी। उसकी आंखों में गंभीरता के साथ एक शांत भाव था। वह शालीन महिला आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक ब्रांडेड हैंडबैग था और उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल सड़क पर एक लयबद्ध आवाज कर रही थी। उसकी नज़र घटनास्थल पर घूमी एक महंगी कार जिस पर खरोंच लगी थी। एक दुबला पतला बुजुर्ग आदमी जो बिखरी हुई सब्जियां उठा रहा था और चारों ओर खड़ी उत्सुक भीड़। उसने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं और धीमी लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज़ में पूछा, यहाँ क्या हुआ है? वह नौजवान ड्राइवर जो अभी राम प्रसाद जी को डांट रहा था उस महिला की ओर मुड़ा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी अशिष्टता गायब हो गई और उसकी जगह स्पष्ट सम्मान ने ले ली। उसने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, मैडम, इस बुजुर्ग आदमी ने साइकिल से आपकी कार पर खरोंच लगा दी है। मैं बस मामले को संभाल रहा था। संभाल रहे थे? ये कैसा संभालना है कि तुम इस तरह चिल्ला रहे हो? उसने उसे देखा। उसकी आंखों में असंतोष साफ था। ड्राइवर घबरा गया और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर सका। यह देखकर वह राम प्रसाद जी की ओर मुड़ी। उसकी आवाज नरम हो गई। बाबा, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? राम प्रसाद जी ने सिर उठाया। उनकी आंखें दबाव और शर्म से लाल थीं। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आवाज कांप रही थी। धन्यवाद बेटी, मैं ठीक हूं। मुझसे गलती से आपकी कार पर खरोंच लग गई। मैं सच में माही चाहता हूं। उस महिला ने राम प्रसाद जी को कुछ देर देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजर नरम हो गई, लेकिन जब वह ड्राइवर की ओर मुड़ी तो उसकी गंभीरता बनी रही। कार पर खरोंच लगी है, लेकिन यह इतनी गंभीर नहीं है। तुम बाबा पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे थे? क्या तुम्हें व्यवहार करना नहीं आता? वह बुजुर्ग हैं, गलती हो सकती है। हमें इस मामले को सुलझाना है, लेकिन किसी बुजुर्ग को धमका कर नहीं। ड्राइवर ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जी मैडम, मुझे मां कर दीजिए। मैं थोड़ा गुस्से में था। उस महिला ने असंतोष में सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली और फिर भीड़ की ओर मुड़ी। आप सब कृपया यहां खड़े ना हों, मैं इस मामले को सुलझा लूंगी। आसपास खड़े लोग हटने लगे, लेकिन कोई पूरी तरह से नहीं गया। वे बस थोड़ा पीछे हट गए। उनकी नजरें अभी भी उस बातचीत पर टिकी थीं। उसने राम प्रसाद जी को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। बाबा, आप शांत हो जाइए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो एक छोटी सी खरोंच के लिए आपको परेशान करेंगे। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सब कुछ कैसे हुआ, ताकि मैं बेहतर समझ सकूं? राम प्रसाद जी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा जैसे उसके शब्द एक बड़ा सुकून थे। उन्होंने सिर झुकाकर समझाया, मैं आज सुबह बाजार जा रहा था। मेरी साइकिल का हैंडल फिसल गया और आपकी कार से टकरा गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में नहीं। अगर आपको कार ठीक करानी है तो मैं पैसे जमा करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि यह मेरी गलती है। वह महिला ध्यान से सुनती रही, बीच में सिर हिलाती रही, लेकिन रामप्रसाद जी को टोका नहीं। सुनने के बाद वह धीरे से मुस्कुराई। बाबा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं देख सकती हूं कि आप बहुत ईमानदार और जिम्मेदार हैं। यह कार सिर्फ थोड़ी सी खरोंच लगी है, इसे बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि नौजवान ड्राइवर अभी भी नाराज लग रहा था। उसने कहा, लेकिन मैडम, गलती तो उन्हीं की है। अगर हम इसे इतनी आसानी से जाने देंगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? क्या पता कल कोई और हमारी कार को नुकसान पहुंचाए और बस एक माफी मांगकर चला जाए। उस महिला का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आवाज तेज हो गई। बस गलती है, लेकिन तुम्हें इस तरह के लहजे में बाबा से बात करने की इजाजत नहीं है। क्या तुम जानते हो कि वो कितने बड़े हैं?
क्या तुम बड़ों का आदर करना नहीं जानते? उसके तीखे शब्दों ने ड्राइवर को चुप करा दिया। आसपास की भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। उनकी नजरें राम प्रसाद जी के प्रति सहानुभूति से हटकर उस महिला के प्रति प्रशंसा में बदल गईं। भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, ये मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल बड़ों के प्रति ऐसा सम्मान रखने वाले लोग कम ही मिलते हैं। ये सुनकर राम प्रसाद जी को एक साथ राहत और अपराध बोध महसूस हुआ कि उन्होंने इतनी परेशानी खड़ी कर दी। उन्होंने झिकते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात समझी, लेकिन फिर भी ये मेरी गलती है। आप मुझे बता दीजिए कि कार ठीक कराने में कितना खर्च आएगा, मैं कोशिश करूँगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करते, उस महिला ने धीरे से हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बाबा, मुझे मरम्मत के पैसे नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपके बच्चे हैं? क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकते हैं ताकि हम आगे के समाधान पर बात कर सकें? राम प्रसाद जी ने सिर हिलाया, अपनी जेब से पुराना फोन निकाला और कांपते हुए एक नंबर मिलाया। उनकी आवाज़ धीमी से थी, संजय बेटा मैं बोल रहा हूँ, तुम जल्दी से बाजार के पास वाली बड़ी सड़क पर आ जाओ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, थोड़ी परेशानी हो गई है। दूसरी तरफ से एक नौजवान की चिंतित आवाज़ आई, क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हैं? मैं अभी आता हूँ। जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा, वह महिला मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, हम आपके बेटे का इंतज़ार करते हैं और फिर बात करेंगे। आप चिंता न करें, हर समस्या का कोई न कोई हल होता है। राम प्रसाद जी ने धीरे हमसे सिर हिलाया। उनका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके बेटे का आना इस कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ लाने वाला था। राम प्रसाद जी के फ़ोन करने के 20 मिनट के भीतर ही एक मोटरसाइकिल काफ़ी तेज़ी से आई। उसे चलाने वाला संजय था, राम प्रसाद जी का इकलौता बेटा। संजय ने गाड़ी रोकी, जल्दी से हेलमेट उतारा और उस भीड़ की ओर भागा जो महंगी कार के चारों ओर खड़ी थी। पिताजी आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने पूछते हुए जल्दी से राम प्रसाद जी के पूरे शरीर को जांचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। राम प्रसाद जी ने सिर हिलाया, उनकी आवाज़ में उदासी थी। मैं ठीक हूँ बेटा, बस गलती से इनकी कार पर खरोंच लग गई। मैंने माही मांग ली, लेकिन ड्राइवर कह रहा है कि मरम्मत का हर्हाना देना होगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम देख सको कि क्या करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर संजय ने कार की ओर देखा। चमकदार पेंट पर एक लंबी खरोंच साफ दिख रही थी, लेकिन जिस चीज़ ने उसका ध्यान ज़्यादा खींचा वह ड्राइवर का चिड़चिड़ा रवैया था। वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाया और ऊंची आवाज़ में बोला, कार पर बस एक खरोंच लगी है और आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। ये मेरे पिता हैं, उन्होंने माही मांग ली। क्या वह काफ़ी नहीं था? आपने उन्हें इतनी बुरी तरह क्यों डांटा? ड्राइवर ने थ्योरियां चढ़ाईं और कुछ जवाब देने ही वाला था कि पास खड़ी महिला ने जल्दी से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने शांति से संजय की ओर देखा। उसकी आंखें तेज थीं, लेकिन उनमें एक शांत भाव था। तुम बाबा के बेटे हो? संजय ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी था। उसने जवाब दिया, हाँ मैं उनका बेटा हूँ। ये मेरे पिता की गलती है, लेकिन आपके ड्राइवर का रवैया बहुत बुरा था। क्या आप इस कार की मालिक हैं? अगर आप इसे ठीक कराना चाहती हैं तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरे पिता को धमकाए। वह महिला धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में सौम्यता और बुद्धिमत्ता दोनों थी। उसने कहा, शांत हो जाओ, मैं इस कार की मालिक हूँ, ये ड्राइवर नहीं। मेरा बाबा को धमकाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बहुत ईमानदारी से माही मांगी है और मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मामला है कि इस पर इतना हंगामा किया जाए। उसके शब्दों ने संजय के गुस्से को ठंडे पानी की तरह शांत कर दिया। वह चुपचाप उसे संदेह भरी नज़रों से देखता रहा, फिर सिर हिलाया।
अगर आप ऐसा कहती हैं तो धन्यवाद, लेकिन मेरे पिता फिर भी जिम्मेदारी लेंगे। हम आपकी कार की मरम्मत के पैसे देंगे। रामप्रसाद जी ने जल्दी से अपने बेटे का हाथ खींचा। उनकी आवाज में चिंता थी। संजय, मैंने कहा ना कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये मैडम भी हमें परेशान नहीं कर रही हैं। इतना तनाव मत लो। लेकिन संजय का चेहरा गंभीर बना रहा। उसने उस महिला की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मेरे पिता ने गलती की है और मैं नहीं चाहता कि उन पर यह इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने परेशानी खड़ी की और जिम्मेदारी नहीं ली। आप बस मरम्मत का खर्च बता दीजिए, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। वह महिला धीरे से मुस्कुराई और सिर हिलाया। तुम एक सीधे और जिम्मेदार व्यक्ति लगते हो, लेकिन मैं फिर कहती हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह खरोंच इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इसे ठीक कराऊं। इससे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ मौजूद लोगों का रवैया है जिस पर बात होनी चाहिए। उसने ड्राइवर की ओर देखा। उसकी नज़रें ठंडी हो गईं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे असभ्य व्यवहार करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कभी भी बड़ों के साथ घमंड से बात मत करना। तुमने मुझे निराश किया है। ड्राइवर ने सिर झुका लिया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। चारों ओर का माहौल शांत हो गया। अचानक वह महिला रामप्रसाद जी की ओर मुड़ी और धीरे से नीचे झुककर गिरी हुई कुछ पालक की गुच्छियों को उठाया। यह आपकी मेहनत की कमाई है। जो अंडे और सब्जियां खराब हो गई हैं, उसका हर्राना मैं आपको देती हूँ। रामप्रसाद जी ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए मना किया। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटी। मैंने आपकी कार पर खरोंच लगा दी और अब आप मुझे हर्जाना देंगी, ये ठीक नहीं है। लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। उसने अपने पर्स से एक बड़ा नोट निकाला और रामप्रसाद जी को दिया। बाबा, ये रख लीजिए। ये कार की मरम्मत के पैसे नहीं हैं, बल्कि मैं आपकी मेहनत का हरियाना दे रही हूँ। आप बस ये समझ लीजिए कि मैंने ये सब्जियां और अंडे खरीद लिए हैं। आसपास की भीड़ फिर से फुसफुसाने लगी। कुछ लोग उस महिला की दयालुता की प्रशंसा कर रहे थे, तो कुछ उसकी स्थिति को संभालने के तरीके से हैरान थे। संजय खड़ा देखता रहा। उसका मन शांत हो गया। उसने सिर झुकाकर उस महिला से कहा, मेरे पिता को परेशान न करने के लिए आपका धन्यवाद। आज मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्से में था। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उस महिला ने एक हल्की लेकिन सार्थक आवाज़ में जवाब दिया, कोई बात नहीं। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम और यह ड्राइवर दोनों एक सबक सीखोगे। कभी भी गुस्से को दूसरों के प्रति, खासकर बड़ों के प्रति सम्मान पर हावी न होने दें। ये दुनिया पहले से ही बहुत उथल पुथल भरी है। थोड़ी सी इंसानियत सब कुछ बेहतर बना सकती है। उसके शब्दों ने संजय और आसपास की भीड़ दोनों को चुपचाप सोचने पर मजबूर कर दिया। जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस महिला ने रामप्रसाद जी को एक बार फिर देखा और कहा, आप एक अच्छे इंसान हैं बाबा। आपने अपने बेटे को जिम्मेदारी और इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। मैं इसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। उन शब्दों ने रामप्रसाद जी के दिल को एक किरण की तरह गर्म कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस कहानी में आश्चर्य का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। जब लगा कि मामला शांत हो गया है, तो वह महिला रामप्रसाद जी और संजय की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में गहरी सोच थी, जैसे वह कुछ तौल रही हो। अंत में उसने एक सौम्य लेकिन सार्थक मुस्कान के साथ धीरे धीरे कहा, बाबा, मैं आपको या आपके बेटे को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रामप्रसाद जी और संजय दोनों हैरान थे। वे सम्मान के साथ सुनने लगे, जबकि आसपास की भीड़ भी जाने को तैयार नहीं थी। उस महिला ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज़ नरम और भावनाओं से भरी थी। असल में मैं आपकी स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि एक समय था जब मेरा परिवार भी बहुत गरीब था। मैं एक गांव में पली बढ़ी हूँ,
और मैंने अपनी माँ को हम भाई बहनों को पालने के लिए बाजार में सब्जियां बेचते देखा है। जब भी वह किसी मुश्किल में पड़ती, मैं हमेशा सोचती थी कि लोग मेहनत करने वालों के साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करते हैं। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने खुद से वादा किया कि मैं उन दिनों को कभी नहीं भूलूंगी और कभी भी किसी के आत्मसम्मान को भौतिक चीज़ों के लिए चोट नहीं पहुंचने दूंगी। उसके शब्दों ने न केवल रामप्रसाद जी को बल्कि पूरी भीड़ को चुप करा दिया। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। उनकी नजरें उस महिला को प्रशंसा से देख रही थीं। यह कार बहुत महंगी हो सकती है, लेकिन यह इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कार पर एक खरोंच, बड़ों के प्रति सम्मान या आप जैसे मेहनती लोगों के प्रति सहानुभूति के मूल्य के सामने कुछ भी नहीं है। आपने माही मांगी और वह काफी है। किसी भी हरहाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने सीधे संजय की आंखों में देखते हुए आगे कहा, तुम एक अच्छे बेटे हो जो अपने पिता की रक्षा करना जानता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा करने के बजाय हमें शांति से बात करना सीखना चाहिए। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज तुम्हें धैर्य और सुनने का एक और पाठ सीखना चाहिए। संजय चुप रहा। उसे लगा कि उसके शब्द उसके मन में गहरे उतर गए हैं। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद मैडम, मैं इसे याद रखूंगा। अचानक वह महिला ड्राइवर की ओर मुड़ी। उसकी नजरें और भी गंभीर हो गईं। और तुम मेरे लिए काम करते हो, लेकिन तुम्हारे आज के व्यवहार ने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे एक अच्छा ड्राइवर नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दूसरों का सम्मान करना और सहानुभूति रखना जानता हो। याद रखना, अगर तुम आज की तरह व्यवहार करना जारी रखोगे तो तुम मेरे लिए ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाओगे। ड्राइवर ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जी, मैं माही चाहता हूं, मैं इससे सबक लूंगा। उस महिला ने धीरे से सिर हिलाया और फिर रामप्रसाद जी और संजय की ओर मुड़ी। उसने अपने हैंडबैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और संजय को दिया। अगर तुम्हें काम में कोई मदद चाहिए या किसी और मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। मैं हमेशा इच्छा शक्ति और इंसानियत रखने वाले लोगों की मदद करने को तैयार रहती हूँ। संजय ने हिचकिचाते हुए वह कार्ड लिया, उसे पढ़ा और यह देखकर हैरान रह गया कि वह शहर के एक बड़े कॉरपोरेशन की सीईओ थीं। वह धीरे से मुस्कुराई। हैरान मत हो, मैं बस एक ऐसी इंसान हूं जिसने मुश्किलों का सामना किया है, इसीलिए मैं दयालुता का मूल्य अच्छी तरह समझती हूं। अंत में उसने रामप्रसाद जी को हल्का सा सिर झुकाकर नमस्कार किया और अपनी कार में बैठ गई। दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने कहा, बाबा, मैं उम्मीद करती हूं कि आपका जीवन हमेशा अच्छा रहे। अपना ध्यान रखिएगा और जैसे आप हैं वैसे ही अच्छे बने रहिएगा। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और घटनास्थल से चली गई। भीड़ छंटने लगी, लेकिन उनकी आंखों में उस महिला के प्रति प्रशंसा अभी भी बाकी थी। रामप्रसाद जी ने संजय के हाथ में मौजूद कार्ड को देखा, एक राहत की सांस ली और मुस्कुराए देखा। बेटा, इस दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। वह सच में एक समझदार इंसान है। संजय ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में सम्मान भरा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि जीवन में केवल जिम्मेदारी और दबाव ही नहीं, बल्कि इंसानियत और उन लोगों से मिलने वाले कीमती सबक भी हैं जिनसे हम संयोग से मिलते हैं। जब महंगी कार सड़क के अंत में ओझल हो गई तो माहौल और भी शांत हो गया। रामप्रसाद जी वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें उस महिला की दिशा में थीं जो अभी अभी गई थीं। उनके दिल में एक अवर्णनीय कृतज्ञता और राहत की भावना उमड़ रही थी। संजय अपने पिता की ओर मुड़ा, जमीन पर बिखरी हुई सब्जियों को ध्यान से उठाया और पहले से कहीं ज्यादा शांत आवाज में बोला, पिताजी, आज मुझसे गलती हुई।
मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मैंने आपके जज्बातों के बारे में नहीं सोचा। अगर वह मैडम ना होती तो मुझे डर है कि बात और बढ़ जाती। राम प्रसाद जी ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुमने यह महसूस कर लिया, यही अच्छी बात है। समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा कठोर लहजे का इस्तेमाल करना सही नहीं होता, खासकर जब हम दूसरे व्यक्ति को ठीक से नहीं जानते। संजय ने सिर झुका लिया और चुपचाप सोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने न केवल उस महिला से एक सबक सीखा था, बल्कि हर स्थिति में शांति और सम्मान के महत्व को भी समझा था। आसपास के लोग अब जा चुके थे, लेकिन रामप्रसाद जी और उस महिला की कहानी अभी भी फुसफुसाहट का विषय थी। पास में दुकान लगाने वाली एक बुजुर्ग महिला ने रामप्रसाद जी को देखकर स्नेह भरी नजरों से कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक अच्छा इंसान मिला। मैं यहाँ इतने सालों से हूँ। मैंने शायद ही कभी किसी अमीर व्यक्ति को उनके जितना दयालु देखा हो। अगर इस समाज में ऐसे और लोग हों तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। एक दूसरे आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल। उन्होंने न केवल अपने ड्राइवर को दूसरों का सम्मान करना सिखाया, बल्कि हम जैसे देखने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इन शब्दों ने रामप्रसाद जी के दिल को गर्म कर दिया और उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उन्होंने धीरे से सिर हिलाकर धन्यवाद दिया और फिर संजय की ओर मुड़े। चलो बेटा, सब्जियां इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। ये मामला अब खत्म हो गया है। हमें अपने काम पर ध्यान देना है। संजय ने सिर हिलाया और अपने पिता की बची हुई चीज़ों को व्यवस्थित करने में मदद की। फिर भी उसके मन में उस बिजनेस कार्ड के बारे में विचार घूम रहे थे जो उस महिला ने छोड़ा था। उस रात जब पिता पुत्र अपने छोटे से घर में पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठे थे, संजय ने वह कार्ड निकाला और उसे फिर से देखा। उस महिला का नाम प्रिया मेहरा, सीईओ, सूर्या ग्रुप। संजय ने कुछ देर सोचा और फिर रामप्रसाद जी से कहा, पिताजी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं संपर्क करूं। आपको क्या लगता है, क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? रामप्रसाद जी हैरान हुए, फिर सिर हिलाया। क्यों नहीं, लेकिन याद रखना, कोई तुम्हारी हमेशा मदद नहीं करेगा। अगर वह तुम्हें मौका देती हैं तो तुम्हें अपनी काबिलियत और दयालुता से काम करना होगा। अगली सुबह संजय ने उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करने का फैसला किया। एक छोटी सी बातचीत के बाद उसे श्रीमती प्रिया मेहरा के कार्यालय में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। अपनी ईमानदारी और सकारात्मक रवैये के कारण संजय को जल्द ही उनके कॉरपोरेशन में अपनी योग्यता के अनुसार एक नई नौकरी मिल गई। समय बीतता गया। रामप्रसाद जी का जीवन पहले की तरह ही सरल रहा, लेकिन उनकी मुस्कान और भी खिल उठी थी। संजय न केवल अपने काम में बल्कि लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके में भी अधिक परिपक्व हो गया था। उसने धैर्य रखना, सुनना और जीवन में छोटे लेकिन कीमती मूल्यों का सम्मान करना सीख लिया था। जब भी वह अपने पिता से मिलता, संजय हमेशा उन नए सबकों के बारे में बताता जो उसने अपने काम और दयालु सहकर्मियों से सीखे थे। वह अक्सर श्रीमती प्रिया मेहरा का भी जिक्र करता, जिन्होंने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी थी, बल्कि उसे सहानुभूति और इंसानियत का मूल्य भी समझाया था। उस शालीन महिला सब्जी बेचने वाले बुजुर्ग और उस ड्राइवर की कहानी धीरे धीरे उस बाजार में एक किंवदंती बन गई। लोग इसे इंसानियत, सभ्य व्यवहार और दयालुता के सबक के रूप में याद करते थे। एक शांत सुबह जब रामप्रसाद जी अपने घर के बरामदे में बैठकर गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे, उन्होंने अचानक एक कार को गली के सामने रुकते देखा और मुस्कुरा दिए। कार से उतरने वाली कोई और नहीं बल्कि श्रीमती प्रिया मेहरा थीं। नमस्ते बाबा,
मैं इस तरफ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। राम प्रसाद जी ने उन्हें घर के अंदर बुलाया। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वे साथ बैठकर जीवन के बारे में, सरल लेकिन सुंदर चीजों के बारे में बातें करने लगे। जाने से पहले श्रीमती प्रिया मेहरा ने एक ऐसी बात कही जो राम प्रसाद जी के मन में हमेशा के लिए बस गई। बाबा, आप जानते हैं, दयालुता एक बीज की तरह होती है। अगर हम उसे सही जगह पर बोएं तो वह अंकुरित होगी और फैलेगी। और उस दिन आप ही वह व्यक्ति थे जिसने वह बीज मेरे और आसपास के सभी लोगों के दिलों में बोया था। राम प्रसाद जी चुपचाप बैठे श्रीमती प्रिया मेहरा की ओझल होती हुई सिलुएट को देखते रहे। उनके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। शायद जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर दयालुता और इंसानियत को बनाए रखा जाए तो सब कुछ बेहतर हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण थी कि इस उथल पुथल भरे समाज में इंसानियत और सम्मान हमेशा अपरिवर्तनीय मूल्य हैं। और अगर हर कोई दयालुता का बीज बोना सीख जाए तो यह दुनिया हर दिन और भी खूबसूरत हो जाएगी। आप सब कहाँ से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करना ना भूलें। हमें आपकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा।